So basically what we can say here is understanding psychology basically is a societal factor, environmental factor. ठीक है। Yes. Yes, sir. अब अगर मैं इंडियन और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी को समझना चाहूँ तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ, समझो कि साइकोलॉजी या द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी वाज बेसिकली गिवन बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट या इंडियन गुरुज। जो हमारे वेद वेद है, जो गीता है, जो महाभारत है, जो शायद कुरान है, I'm not sure about it, but जो कुरान है, these are more older than any written psychologist theories, है या नहीं है? Yes, sir. ठीक है। सो जब अंग्रेज थे तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलाए, यू नो, किसी को पता है? हाँ, सबसे Yes, बड़ी sir. लाइब्रेरी तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, जिसमें बहुत काम, बहुत डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीजें थी, बहुत इंफॉर्मेशन था, बहुत नॉलेज था, उसको जला दिया गया। जब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं रहा तो फिर हम जो है वो वेस्टर्न साइड में गए इस चीजों को समझने के लिए। ठीक है। गीता जो है या महाभारत जो है, जो गीता सार है, आप समझो कितनी पुरानी है वो, और आज भी अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट गीता पढ़ाते हैं टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स। कई सौ साल पहले गीता लिखी गई थी, विच इज स्टिल प्रेवलेंट, विच इज स्टिल एज यूजुअल, आज के डेट में भी लागू होती चीजें। सो दोज आर द साइकोलॉजिकल थ्योरीज। सो व्हाट आई मेंट टू से हियर इज कि जब से साइकोलॉजी है या जब से ह्यूमन बीइंग्स हैं तब से साइकोलॉजी है वर्ल्ड में। ठीक। बट जब डॉक्यूमेंट होना स्टार्ट हुआ तब से हम चीजों को पढ़ते हैं थ्योरी। ठीक है। अब जितने भी नए साइकोलॉजिस्ट आए, जितना नया अपग्रेडेशन हुआ, जितना उन्होंने समझने का अपना दायरा बढ़ाया, उतनी थ्योरीज आई हर टॉपिक के ऊपर। ठीक है। सो जब इंटेलिजेंस को समझना स्टार्ट किया तो सबसे पहले जिस बंदे ने इंटेलिजेंस पे काम करना स्टार्ट किया, डॉक्यूमेंटेड, उनका नाम था एल्फ्रेड बिनेट। अब ये जो एल्फ्रेड बिनेट थे, इन्होंने ये बोला कि अगर एक व्यक्ति सही तरीके से चीजों को जज करता है, चीजों को समझता है और उसको क्वेश्चन करता है, रीजन मतलब क्वेश्चन, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, सही तरीके से उसको क्वेश्चन या रीजन करता है, देन इट इज नोन एज, इट कैन बी टर्म्ड एज इंटेलिजेंस। ठीक है। मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस बंदे की कॉग्निटिव, हमने लास्ट क्लास में समझा था कॉग्निटिव क्या होता है, वे ऑफ Way of थिंकिंग। thinking. Way of thinking. ठीक है। सो एक बंदे की कॉग्निशन को अंडरस्टैंड करके उसको इंटेलिजेंस से कनेक्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति में ये एबिलिटी है कि वो सही जज कर सकता है, सही अंडरस्टैंड कर सकता है और सही रीजन कर सकता है, देन ही और शी कैन बी टर्म्ड एज इंटेलिजेंट। ठीक है। दिस इज सेड बाय हु? Alfred अल्फ्रेड Binet. बिने। एल्फ्रेड बेनेट। सर एल्फ्रेड बेनेट ने ये भी तो कहा था कि या तो आप हाईली इंटेलिजेंट हो या तो बहुत कम हो, एवरेज नहीं हो सकते। यस। सर ये भी तो बोला था। हाँ, अभी आ रहे हैं उसके। ठीक है। तो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, बेस ऑफ व्हाट दैट साइकोलॉजिस्ट हैज सेड। ठीक है। और हर साइकोलॉजिस्ट अलग अलग बोला है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। जब आप नोट्स बनाएंगे तो वैसे नोट्स बनाएंगे। ठीक है। प्लस जितने भी साइकोलॉजिस्ट का आप नाम पढ़ोगे वो नाम आपको याद रखना है एग्जाम हॉल में लिखने के लिए। ठीक है। तो अगर आप मेरे नोट्स देखते तो इस तरीके से डिजाइन किया है। अल्फ्रेड बिनेट ने क्या बोला, इसके बाद इसके ऊपर आए वेस्टलर। जो आप बोल रहे हो ना लक्ष्य, ये असल में वन स्टेप थ्योरी है जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे थ्योरीज के इसके डेफिनेशंस के बाद। अभी हम डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट, डेफिनेशन उसके बाद अल्फ्रेड बिनेट का काम के बाद जो है वो आए वेस्टलर। तो वेस्टलर ने क्या बोला, द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, act purposefully and to deal effectively with his or her environment.
अब उन्होंने क्या बोला कि एक बंदा जो रैशनली थिंक कर रहा है, किसी पर्पस के कारण एक्ट कर रहा है और किसी सिचुएशन से इफेक्टिवली डील कर रहा है, अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज हैं तब हम उस बंदे को इंटेलिजेंट बोलेंगे। ठीक, अल्फ्रेड बिनेट ने क्या बोला था कि अगर वो सिर्फ समझ सकता है, जज कर सकता है और क्वेश्चन कर सकता है तभी वो इंटेलिजेंट है। वेरस वेस्टलर ने क्या बोला कि अगर वो सही रैशनल सोच सकता है, किसी पर्पस पे एक्ट कर सकता है और किसी सिचुएशन से सही तरीके से डील कर सकता है तब हम उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे। इसके बाद वेस्टलर के बाद फिर और रिसर्चर्स आए, गार्डनर, स्टर्नबर्ग आए, इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने अपना सिचुएशन चेंज किया और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। तो इन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंट बंदा वो है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर ले, ना सिर्फ अडेप्ट करे बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को मॉडिफाई भी करता रहे, तब हम उस बंदे को इंटेलिजेंट को। तीनों में डिफरेंस समझ में आया? अल्फ्रेड बिनेट ने क्या Yes, बोला? sir. जो बंदा सिर्फ जज कर सकता है। दूसरा, उसने बोला जो रैशनल सोच सकता है, पर्पसफुली एक्ट कर सकता है और इफेक्टिवली डील कर सकता है। और गार्डनर स्टर्नबर्ग ने बोला कि वो बंदा जो अडेप्ट कर सकता है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है सिचुएशन की स्पेसिफिक, वो इंटेलिजेंट। ठीक, ये तीन अलग 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 डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने लिया इंटेलिजेंस के नाम पर। किसी को क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. अब इसके No, बाद sir. बाद में कौन ऐड हुआ, और मैं अटेंडेंस लेता हूँ, बाद में कौन ऐड हुआ? एक सेकंड, एक तो मैं ऐड, जय सूरज, प्रतिभा सिंह राजपूत। ओके, अब जैसे यस, So it can be possible that intelligence is depend on a field also. यस, ये अपन अभी पढ़ेंगे ना। अपन ने, याद है आपको, अपन ने 5 टॉपिक पढ़े थे, 5 चीजें लास्ट क्लास में। Intelligence, aptitude, interest, personality, values. यस, ठीक है। Okay. अब आपने बोला किसी पर्टिकुलर चीज में इंटेलिजेंस, मतलब वो एप्टीट्यूड की बात कर रहे हो। So sir, yes sir, I am somewhere related to that, but I am saying this thinking of judging intelligence. How person judge you according to your intelligence? Because in a at particular time you can be intelligent for someone, or in another time you can't be intelligent for another one. Intelligence, see, obviously, someone or another one, that is completely a different topic. Intelligence is basically कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपने अपने चीजों को, अपनी इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दैट इज बेसिकली इंटेलिजेंस। अब हर व्यक्ति, जैसे यहाँ पर डेफिनेशंस अलग अलग आए हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने हिसाब से आपको जज करता है। Yes sir. अंडरस्टूड? तो हम भी यही करते हैं, हम भी अपने हिसाब से अगले को जज करते हैं। सिमिलरली हमको भी हर कोई अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंस, अपने हिसाब से वो जज करता है। Judge करता है. ठीक है? Okay. Now, जिस तरीके से definitions were different, similarly there are n number of theories of intelligence which were given by a different psychologist. Theory of intelligence जब हम समझेंगे तो हम बेसिकली क्या समझना चाह रहे हैं, कौन बताएगा? क्या समझोगे आप थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? क्यों समझना जरूरी है थ्योरीज? ये चीजें तो बाद में याद आएंगी एग्जाम हॉल में। क्यों समझना जरूरी है इंटेलिजेंस? नहीं, नो आइडिया। So as you mentioned here, as to psychometric approach or information processing approach means बेसिक, in one. देखो मैं जब भी पढ़, So to evaluate someone.
like to analyze someone. थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अगर हमारी बुक में दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा उसका, ये आपको अपना दिमाग To चलाना पड़ेगा। understand someone, to judge well someone, नहीं, To perform a particular thing in a good way. थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अगर आप पढ़ोगे या भी सारी थ्योरीज आप पढ़ लोगे, इससे क्या मिलेगा आपको पढ़, इंटेलिजेंस और अच्छे से तरीके, वे टू अंडरस्टैंड, वे टू मतलब परफॉर्म इन डिफरेंट कंडीशंस. That people that every people have different perspective in seeing intelligence. For example, Alfred said something else about intelligence, and there are many Charles Spearman, yeah. गोइफर्ड वगैरह, तो उन सब ने अलग अलग पर्सपेक्टिव था सबका इंटेलिजेंस को देखने का, so that we can study in theories. तो फिर हम इससे ये समझेंगे क्या कि अल्फ्रेड बिनेट सही थे या गिलफर्ड सही थे? सब सही है अपने अपने में, इट्स दैट के सबने मॉडिफाई किया है इंटेलिजेंस को. यस लक्ष्य। सर ये सबने कैसे इम्पैक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को सर, मतलब इंटेलिजेंस? वो तो करता है, बट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ने से क्या मतलब है? क्यों हम पढ़ेंगे कि यार किसने क्या थ्योरी निकाली, किसने क्यों पढ़ा, अल्फ्रेड बिनेट ने थ्योरी क्यों निकाली, गिलफर्ड ने थ्योरी क्यों निकाली, इससे अपने को क्या मतलब? Sir, could you please? या फिर सर? Sir, these are actually experiments which are conducted by the people. So this is kind of important for us to know कि क्या क्या experiments हुए थे and how these experiments make up के intelligence कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और कैसे आती हैं, how many approaches are there to study intelligence. So this is basically why we are studying the theories of intelligence, क्योंकि experiments हैं जो conducted हैं and these are important. Beautiful. So basically ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी कुछ लोग पहले इस पे इतना काम कर चुके हैं, तो आपको इस शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है। कब कब किसने किसने किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया, किसने ज्यादा उस पर रिसर्च किया, फिर उसको और अच्छे से समझा, फिर और डिटेल में गया, फिर उसके बाद वाले लोग आए और डिटेल में गए। तो अब आप उस वहां जहां से पिछला उन्होंने छोड़ा था, अगर आपको आगे चलकर रिसर्च करनी है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आप सीधे अल्फ्रेड बिनेट की जगह से स्टार्ट करो। तो बेसिकली इट्स अ स्टेयर केस, तो जो पहले चढ़ चुके हैं आपको वहां पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये नॉलेज होना जरूरी है कि यार कहाँ से किसने शुरुआत किया, क्यों पूछना स्टार्ट किया इंटेलिजेंस के बारे में, क्या थ्योरीज आई इंटेलिजेंस की। सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट अगर हम बोलते हैं कि उसने इंटेलिजेंस को पढ़ना शुरू किया था, तो वो क्या सोच के स्टार्ट किया था उसने, फिर उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इंटेलिजेंस की थ्योरीज का। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अनदर हाफ एन आवर। ठीक, अब जब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को हमने समझा, तो हमने समझा कि यार दो अप्रोचेस हो सकते हैं जिससे हम इंटेलिजेंस को समझ पाएंगे। टू अप्रोचेस, पहला है साइकोमेट्रिक अप्रोच और दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसको भूल जाओ, अभी थ्योरी भूल जाओ, टेक्स्ट बुक भूल जाओ, स्लाइड भूल जाओ। साइकोमेट्रिक अप्रोच, इस वर्ड का मतलब समझाओ। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं अपन, साइकोमेट्रिक अप्रोच। That's how everyone behave or everyone express their performance by their cognitive or their past how do we say that, past experiences. साइकोमेट्रिक जहां पर भी वर्ड आता है, ये बेसिकली आपके कॉग्निशन से रिलेटेड होगा। तो आपकी किसी भी बंदे की कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या हैं, उस अप्रोच से अगर आप उसको इंटेलिजेंस को समझने जाओगे तो वो होगा साइकोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी से अगर आप उसको पढ़ने या समझने जाओगे उन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को, तो दैट वुड बी साइकोमेट्रिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थ्योरी। ठीक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो आपने बहुत सारी इकट्ठी कर ली, अब आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हो टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थ्योरी, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। मतलब पहला कि आपके घर में गोभी आई और आपने चुपचाप गोभी काटी और उसकी सब्जी बना दी, दैट इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। ये आपका दिमाग चला कि भैया ये गोभी है, ज्यादा से ज्यादा आपने उसमें आलू डाल दिया। ठीक है, जो भी खाना बनाता है।
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का मतलब कि आपको पता नहीं है, आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल इक्विपमेंट, बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके पास सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है, अब आप उसको यूज करके क्या डिश बना सकते हो, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। यहां तक आया समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Tanish? सर साइकोमेट्रिक अप्रोच समझाना फिर से। ओके, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच का मतलब ये होता है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ किसी की कॉग्निटिव एबिलिटीज को एक्सपीरियंस करते हो, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब एक इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसी चीज को आप यूज कर रहे हो, आप इसके अलावा किसी भी फैक्टर को नोट नहीं कर रहे हो। जैसे सोशल एंड इमोशनल। ओके। आप सोशल और इमोशनल कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कॉग्निटिव, सिर्फ आप किसी व्यक्ति की थॉट प्रोसेस को या उसकी थिंकिंग के हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो। एक जज है, जज जो है वो ये मानता है फॉर एग्जांपल कि लेट्स से एलजीबीटीक्यू जो है कम्युनिटी जो है दैट शुड नॉट हैपन, और उसने डिसीजन दे दिया कि कल से जो है वो गे मैरिजेस इलीगल है। उसने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, कुछ नहीं सुनना चाहता, उसने सिर्फ जो उसकी थॉट प्रोसेस थे उसी के ऊपर डिसीजन दे दिया, जो उसका कॉग्निटिव एबिलिटी था उसी के ऊपर उसने डिसीजन दे दिया। ये वो परफॉर्मेंस किस बेसिस पे कर रहा है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे, उसको जैसा सही लगा उसने कर दिया, दैट इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। Sir, but it is right कि सॉरी सर बट इट इज राइट कि उस वे में थिंक करा जो सही लगा वो कर दिया। देखो, हमेशा राइट और रॉन्ग की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। The always, but remember always, information processing approach would be more apt and right. जहाँ पर आप हर चीज का इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फॉर एग्जांपल करियर डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, आपने सिर्फ ये सोचकर कि इंजीनियरिंग अच्छा होता है, सिर्फ आपको इतना पता है या आपने इतना सोचा हुआ है या आपको किसी ने इतना बताया हुआ है, आपने डिसीजन ले लिया और आप इंजीनियरिंग करने चले गए। और दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि आपने हर करियर ऑप्शंस के बारे में सोचा, समझा, रिसर्च की, अंडरस्टैंड किया, उसको अपने फैक्टर्स के साथ मिलाया कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, कौन सा मैच कर रहा है, किस इंडस्ट्री में ज्यादा स्कोप है, किसमें कम स्कोप है, किस चीज की कॉलेजेस अच्छी है, किसकी नहीं है। आपने सारी इंफॉर्मेशन ली, उसको इंटेलिजेंटली रीजन किया, क्वेश्चन किया और उसको सोल्यूशन निकाला या आंसर निकाला। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको तुरंत कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तुरंत डिसीजन लेना है आपको, ऑन स्पॉट डिसीजन लेना है, तब आप साइकोमेट्रिक अप्रोच पे काम करोगे, तब आप इंफॉर्मेशन लेने नहीं जाओगे। So like in our normal basis life, we use psychometric approach. We apply psychometric approach because we normally do things that we do already by doing our past experiences. yes, so all the past experiences आपका कॉग्निशन बनाता है, ठीक है, एंड यू टेक डिसीजन स्पॉन्टेनियसली या ऑन स्पॉट डिसीजन जब आप लेते हो, दैट इज बेसिकली ऑफ योर कॉग्निटिव वर्क एंड दैट इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। जब आप सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, देन इट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये दोनों हम अलग अलग सिचुएशन पे यूज करते हैं, एवरीवन। आगे समझ में ये क्या हो रहा है? Yes, sir. अब Yes, sir. इन अप्रोचेस को समझकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम समझते हैं कुछ थ्योरीज, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप थ्योरीज लिखी हुई है। ये स्टेप बाय स्टेप मतलब सबसे पुराना, फिर उससे नया, फिर उससे नया, फिर लेटेस्ट, इस टाइप का आपको सीरीज मिलेगा। तो सबसे पहले अल्फ्रेड बिनेट, इन्होंने दिया अपने को यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, जैसे यूनिवर्स एक वर्स, मेटावर्स, मेटावर्स पता है सबको? मल्टीपल। सुना मेटावर्स किसी ने वर्ड? सर समझ करो यार। सर मल्टीवर्स सुना है, मल्टीवर्स तो आज रिलीज हुई है इसकी। तभी तो सुना है सर। मेटावर्स नहीं सुना किसी ने?
सुना है, पता नहीं। No, sir. व्हाट्सएप यूज करते हो सब? Oh, I Yes, have sir. in the metaverse. सॉरी कृष्णा, कृष्णा Sir, I don't know. व्हाट्सएप यूज करते हो सब? Yes, sir. इंस्टाग्राम यूज करते हो? Yes, sir. Yes, sir. फेसबुक यूज करते हो? No, sir. Yes, sir. इसकी पेरेंट कंपनी क्या है इन तीनों की? मेटा, मतलब वो फेसबुक का नाम पेंटा चेंज। पेंटा मेटा, मेटा, मेटा। मेटा। फेसबुक पे So Meta is basically digital या virtual world. मेटावर्स इसका पूरा जो डिजिटल वर्ल्ड का नाम रखा उसने With whom you मेटावर्स, can interact with other people online or वर्चुअल visual world, या virtual. वर्चुअल, ठीक है। जैसे मल्टीवर्स है, मतलब कि बहुत सारे यूनिवर्सेस आर नोन एज मल्टीवर्स, जो मूवी में लिखा है। सो यूनी का मतलब होता है वन, यूनी फैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर। तो एल्फ्रेड बिनेट ने ये बोला कि भैया इंटेलिजेंस सिंगल फैक्टर होता है, सिंगल फैक्टर ही इंटेलिजेंस होता है, ऐसा एल्फ्रेड बिनेट समझते थे सबसे एकदम पुराने समय में, जब हमने इसको समझना स्टार्ट किया था। तो इन्होंने क्या बोला, वन similar set of abilities which can be used for solving any or every problem in an individual's environment is intelligence. Intelligence क्या है? Single same set of abilities जिसको वो यूज कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, that is known as intelligence. This is what said by, or this was the theory by Alfred Binet. इसके बाद 1927 में आए चार्ल्स स्पीयरमैन। सो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बोला कि यार सिंगल फैक्टर थोड़ी होता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, या देयर आर एटलीस्ट टू फैक्टर्स जो किसी भी बंदे का इंटेलिजेंस डिफाइन करता है। अब ये टू फैक्टर थ्योरी, इसलिए उसके नाम है टू फैक्टर थ्योरी, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला कि कम से कम दो फैक्टर आते हैं। एक जनरल फैक्टर होता है जिसको जी फैक्टर बोल सकते हैं, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसको एस फैक्टर बोल सकते हैं। जनरल फैक्टर are those mental operations which are primary and common. मतलब ऐसा समझो आप कि क्रिकेट हर कोई खेलता है, Yes, sir. कुछ ही प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते हैं। मतलब कि जनरल फैक्टर उन सारे प्लेयर्स में सेम है, they know how to handle, how to play cricket. That is general factor. बेसिक परफॉर्मेंस या प्राइमरी कंसर्न की भैया बैट कैसे उठाते हैं, खेलते कैसे हैं, फील्डिंग कैसे करते हैं, बॉलिंग कैसे करते हैं, ये सबको पता है। बट व्हाई सम आर नोन एज लेजेंड्स एंड सम गोज आउट ऑफ एनी टीम इन अ सीजन और टू, ये जो है फैक्टर, इसको उसने नाम दिया स्पेसिफिक फैक्टर। तो स्पीयरमैन ने बोला कि ये दोनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है जो इंटेलिजेंस बनाता है। जनरल फैक्टर जो जनरली हर किसी में होता है, सेम चीजें होती है जिस तरीके से लोग सोचते हैं या उसका परफॉर्मेंस करते हैं। एस फैक्टर आर स्पेसिफिकली उस टाइप का इंटेलिजेंस जिसके कारण से कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है, स्पेसिफिक उस चीज के लिए फैक्टर। यहां तक आया समझ में? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन? यस सर। जी फैक्टर एस फैक्टर समझ में आया, जनरल और स्पेसिफिक। सर ये यूनिफैक्टर थ्योरी है, ये साइकोमेट्रिक अप्रोच है ना सर? मतलब यस। सर एक बार टू फैक्टर थ्योरी फिर से समझा। Two factor theory is basically given by Charles Spearman in 1927. He said कि intelligence is a combination of general factor and specific factor. General factor वो होगा जो almost आधी से ज्यादा जनता में सेम होगा, हर किसी के पास सेम फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम दिमाग है, ठीक है, बहुत सारे एक ही घर में सेम एनवायरनमेंट में मिलता है सारे लोगों को। अगर दो भाई बहन है, दोनों को सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जनरल फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों के लिए सेम है, प्राइमरी है, कॉमन है। So that everyone can do this easily. Yes. Everyone is able to do something, like everyone is able to play cricket, but only some people are able to do this particular thing tremendously. Yes. Yes.
तो जनरल फैक्टर मतलब हर कोई वो चीज कर सकता है, इट्स जनरल। स्पेसिफिक का मतलब कि आपके अंदर हो सकता है कि क्रिकेट खेलने की स्पेसिफिक क्वालिटी हो, किसी और के अंदर म्यूजिक का स्पेसिफिक क्वालिटी हो सकता है, किसी के अंदर इंजीनियरिंग हो सकता है, किसी में डिजाइनिंग, पेंटिंग, एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो दोज आर स्पेसिफिक टू दैट इंडिविजुअल, स्पेसिफिक टू दैट इंडिविजुअल। तो अगर घर में दो भाई बहन हैं, एक की क्वालिटी अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है, बट दोनों का जनरल फैक्टर सेम है। दोनों सेम स्कूल में गए हैं, दोनों ने सेम लेवल की पढ़ाई की है। एक क्लास में भी आप देखो, एक क्लास में एक जगह पर एक ही टीचर सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई अच्छा पढ़ता है, किसी को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है, किसी को नहीं आता है समझ। तो जनरल फैक्टर मतलब टीचर, स्कूल, सिलेबस, कोर्स, बुक, जनरल फैक्टर सबके लिए कॉमन है। स्पेसिफिक फैक्टर क्या होगा जिस कारण से उस बच्चे को वो टॉपिक समझ में आ रहा है या वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर, जो उस बच्चे में है, बाकियों में नहीं। सर स्पेसिफिक फैक्टर सब में होता है? अलग अलग चीजों के स्पेसिफिक्स होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। एवरीवन इज गुड एट समथिंग, बट हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि व्हाट आई एम गुड एट, और उस पर काम करना ज्यादा अच्छा करियर बना सकते हो आप, रादर देन कि उन चीजों पर काम करना जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आप अच्छे हो या नहीं हो, सिर्फ क्योंकि दुनिया बोल रही है कि ये चीज अच्छी है और आप उसमें मेहनत किए जा रहे हो, उस पर बहुत अच्छा करियर नहीं बना सकते। आया समझ में आता है? यस सर। यस। नाउ स्पीयरमैन एंड लुईस थर्स्टन, इनकी थ्योरी है। पहले असल में स्पीयरमैन ने दिया था ये थ्योरी ऑन लुईस थर्स्टन की थ्योरी के ऊपर। तो पहले लुईस थर्स्टन ने थ्योरी बनाई, उसके ऊपर उसमें थोड़ा सा और काम किया स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, और उसके बाद एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब जब जनरल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर पर बात कर चुके थे, तो इसने ये बोला स्पीयरमैन ने कि नहीं यार, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं हर व्यक्ति के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आज भी प्रैक्टिस होता है। आप समझो कि जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, उसमें आपकी यही 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज चेक की जाती है। ठीक है, नोट किया है कभी? यस सर, जैसे अभी मैं क्लैट का थोड़ा तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी सर ये सारी चीजें आती हैं सर। बिल्कुल। तो बेसिकली आपसे ये सारी चीजें ही पता करने की कोशिश की जाती है, आपका मेंटल एबिलिटी चेक किया जाता है उसमें। अब ये क्यों चेक किया जाता है, ये एक तरीके से समझो कि दीज आर दी एप्टीट्यूड्स, जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उसमें भी यही चेक किया जाता है। अब ये जो 7 चीजें हैं, ये बहुत अलग अलग वेरिएशंस पे हर व्यक्ति के अंदर होता है। सारा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, सारे 50-50% भी हो सकते हैं, कोई एक 100%, कोई 10%, कोई 15%, कोई 20%, कोई 4%, कोई 2%, ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब इट कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक, तो फ्रॉम समझ लो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का स्केल 0 से 100% तक है, तो उसके बीच में वो कहीं पर भी हो सकता है। उसी व्यक्ति के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटीज का स्केल अलग होगा, स्पेशल रीजनिंग का अलग होगा, परसेप्चुअल स्पीड का अलग। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये सातों चीजें हैं क्या। पहला, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड से क्या समझ रहे हो? So the ability of understanding or giving the meaning something by just hearing them, ओके, by just hearing them, the ability to grasping the meaning of words, ability to understand or creating the view or perception by listening word or concepts. लिसनिंग जरूरी है क्या यहाँ पर? Listening or No, reading. sir. लिसनिंग और रीडिंग, ओके, ठीक है। सो बेसिकली शब्दों का सही अर्थ समझ पाना इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। शब्दों का, चाहे वो रिटन फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट, सॉरी वही सेम हो गया, चाहे वो आप सुन रहे हो चाहे वो पढ़ रहे हो। सो जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स बने हुए हैं, जो पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ का सही अर्थ समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, grasping meaning of words, concepts, ideas.
सर आप इसका एक एग्जांपल दे देंगे क्या? श्योर। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब जब आप अपनी बुक पढ़ने बैठे हो, ठीक, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ को क्या आपने कंप्लीटली उस सेंस में समझ पाया जिस सेंस में वो पैराग्राफ लिखा हुआ है, या आपने एक बार पढ़ा तो आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, एग्जैक्टली वो चीज समझ में आ रही है क्या जो वो लिखना चाह रहा है, या आपको मल्टीपल टाइम्स सेम पैराग्राफ को पढ़ना पड़ रहा है समझने के लिए। जैसे मेरे साथ है कि मैं एक ही पैराग्राफ को अगर 4 बार पढ़ूंगा तो मैं उसमें से 4 अलग अलग मतलब निकाल पाऊँ। मैं जितनी बार उसको पढ़ूंगा मेरा वो कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा क्लियर होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में क्लियर नहीं होता है, बट मैं 4 बार पढ़ूंगा तो 4 बार, अच्छा हाँ यार इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा ये ऐसा बोलना चाह रहा है, अच्छा ये पिछली बार तो मैंने ये शायद मिस कर दिया था। आधी बात समझो। सो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कि एक व्यक्ति कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो एक व्यक्ति बहुत इजीली चीजों को समझ जा रहा है और एक को बार बार समझाना पड़ रहा है, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो एक क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसको एक बार में समझ जा रहा है, उसका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन हाई होगा। एक जिसको बार बार आपको सेम चीज समझाना पड़ रहा है उसका हो सकता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन कम, लो होता है। ठीक है। सेकंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब, न्यूमेरिकल वर्ड्स तो सबको पता होगा क्या होता है वर्ड का मतलब न्यूमेरिकल। यस न्यूमेरिकल मतलब डज इट Numbers. नंबर्स प्रोसेसिंग नंबर्स को समझ पाना और उसको प्रोसेस कर पाना इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, कि आप कितनी जल्दी उन नंबर्स को समझ पाते हैं, उस टॉपिक को समझ पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना कि दो बोट्स दो दो लोग रोड पे क्रॉस कर रहे हैं, दोनों की एक्स वाई स्पीड है, दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर लेंगे, या इस तरीके का मान लो कि एक टब है, उस टब में एक्स स्पीड से पानी भर रहा है तो वो कितना देर लगेगा उसको भरने में। तो दीज आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस, जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वर्ड्स या सॉरी नंबर्स के साथ कितना स्ट्रांग है आपका दिमाग काम करता है, ठीक। सिमिलरली सेम चीज न्यूमेरिकल एबिलिटी भी हर किसी में वेरिएंट होता है, किसी का अच्छा होता है किसी का नहीं होता है, ठीक है। कोई कितनी भी मेहनत कर ले उसको समझ ही नहीं आती नंबर्स, और कोई है कि थोड़ा बहुत भी मेहनत करे तो उसको समझ में आ जाता है। जैसे मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छा है, मेरे न्यूमेरिकल्स बहुत इजी बनते हैं, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है अपने आप ही, ठीक है। तो दैट इज हाई ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक। थर्ड है स्पेशल रीजंस या रिलेशंस। स्पेशल, इस स्पेशल का मतलब ये होता है कि कोई पैटर्न आप समझ रहे हो, कोई डिस्टेंस नापना है आपको, तो आप ऐसे देख के बता दोगे कि 4 फुट है या 6 फुट है, ठीक है, ये 15 फीट है या 10 फीट का रूम है। इस पर्टिकुलर स्पेस पे किस तरीके से इस स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। स्पेशल वर्ड का मतलब ये होता है कि आप कोई पैटर्न को कैसे समझ पा रहे हो, किसी डिस्टेंस को कैसे समझ पा रहे हो, किसी स्पेस को कैसे समझ पा रहे हो, किस टाइप के करियर में ये चीजें इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशल रीजंस। So interior designing. आर्किटेक्चर। गुड। तो अगर किसी को पता हो कि आर्किटेक्चर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है नाटा, नेशनल आर्किटेक्चर नाटा ही होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, यस ऐसा कुछ होता है। तो उसमें आपका एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल एबिलिटी और स्पेशल रिलेशंस का क्वेश्चंस आते हैं इसके एग्जाम। यस तविशी। सर RSPM टेस्ट इसका ही एग्जांपल हुआ ना? फुल फॉर्म रेवेंस, इसका नहीं पता, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, यस। ठीक। फोर्थ परसेप्चुअल स्पीड। ये परसेप्चुअल स्पीड कैसा होगा, क्या होगा इसका मतलब, किसी ने आपके पास आपकी तरफ बॉल फेंकी, आपने उसका स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो आप, और उसके बाद उसको ग्रैब कर रहे हो कि ये कितनी देर में मेरे पास पहुंचेगी। बॉल यहाँ से यहाँ तक आ रही है और आपका हाथ बंद हो रहा है, दैट इज स्पीड। आप इसका स्पीड कैसे जज कर रहा है आपका दिमाग। दो गाड़ियां आपस में टकराने वाली हैं या नहीं टकराएंगी, स्पीड आप मेजर कर रहे हैं। आपका दिमाग तुरंत जो मेजर कर रहा है उस वक्त पे, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहां पर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं,
वो बेसिकली परसेप्चुअल स्पीड के क्वेश्चंस। ठीक है, या आया समझ में परसेप्चुअल स्पीड? यस सर। नेक्स्ट इज वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी क्या होगा? सही। और एक मिनट, वर्ड फ्लुएंसी से पहले परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर कि एक्यूरेसी वाला सर, एक्यूरेसी हाँ, और स्पीड, मतलब स्पीड एक्यूरेसी। आपने। आपके पास डिटेल्स जितनी है, किसी भी इंफॉर्मेशन जितना आपके पास है, आप कितनी जल्दी उसको परसीव कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कितनी स्पीडली आप उन डिटेल्स को समझ पा रहे हो, दैट इज आल्सो परसेप्चुअल स्पीड। ठीक है, डिटेल्स आपके पास बहुत सारी हैं, कितनी जल्दी आप उसको प्रोसेस कर पा रहे हो या परसीव कर पा रहे हो या समझ पा रहे हो, दैट इज परसेप्चुअल स्पीड। वर्ड फ्लुएंसी क्या होगा ये? So using words fluently and flexibly. Yes. Yes. Using right word at right places. Fluently is what word fluency is. अब आपको बोलना कुछ और है और शब्द आप कुछ गलत चुन रहे हो वहां पर बोलने के, दैट मीन्स आपकी वर्ड फ्लुएंसी सही नहीं आ रही, सही जगह पर सही वर्ड आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, मेमोरी, ये किसी को बताना पड़ेगा क्या मेमोरी का? No, sir. ये हम सबको पता है कि आपकी याददाश्त कितनी तेज है, दैट इज मेमोरी। एंड 7th पॉइंट इज इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग का सब, जैसे फॉर एग्जांपल यूज करते हैं पुलिस वाले, जज, ये लोग फैक्ट जो आपके सामने है, उस फैक्ट से आप क्या डिराइव कर पा रहे हो, उन It's a फैक्ट्स को आप, responding or dividing the general rules from the presented facts. यस, तो आपके पास जो फैक्ट्स हैं उससे आप क्या डिराइव कर पा रहे हो, दैट इज यस। सॉरी, या सो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होता है कि मेरे पास फैक्ट्स बहुत सारे हैं, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, उस इंफॉर्मेशन को मैं कितने फ्लुएंटली डिराइव कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इफेक्टिवली इतना यूज कर पा रहा हूँ, दैट इज इंडक्टिव। सो थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में स्पीयरमैन ने ये बात करी कि किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस 7 डिफरेंट एबिलिटीज। यस तविशी? परसेप्चुअल स्पीड और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस हुआ फिर? ओके, परसेप्चुअल स्पीड का मतलब परसेप्शन, कि आप उसको कितनी तेजी से, किसी इंफॉर्मेशन को कितनी तेजी से आप समझ पा रहे हो, दैट इज डिटेल को आप कितना कितना डिटेल आप निकाल पा रहे हो। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई या आपके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है जिससे आप बात कर रहे हो, आप कितना उससे डिटेल निकाल पा रहे हो, दैट इज परसेप्चुअल स्पीड, कितनी जल्दी आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो। इंडक्टिव रीजनिंग का ऑन द अदर हैंड इज फॉर्मूला कि आपके पास ऑलरेडी जो फैक्ट्स हैं उसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, जो ऑलरेडी आपके पास फैक्ट्स हैं उसको कैसे डिफाइन कर रहे हो, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। और परसेप्चुअल स्पीड में कि आप निकाल कैसे रहे हो डिटेल्स। ठीक है, यस। सो theory of primary mental ability says कि a intelligence is a combination of various factors of these 7 mental abilities। ठीक है, जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं या करियर काउंसलिंग के लिए करियर टेस्ट करते हैं, उसमें यही चीजें चेक करते हैं
ठीक, सर इट इज इम्पोर्टेंट कि 7 के 7 सब में प्रेजेंट हो। नहीं मैंने शुरुआत वहीं से की है मैंने। किसी में हो सकता है मैम इंडक्टिव रीजनिंग 0 हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी 100 हो। यस सुची। Sir, particularly this theory was given by Charles or Lewis? Okay, so it was initially given by Louis Thurston and then it was worked on by Spearman. स्पीयरमैन ने उसके ऊपर और रिसर्च करके इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर डिफाइन किया उसका। Okay, sir. ठीक है, नाउ यस मारिया, यस मारिया। Now the next theory was given by Arthur Jensen and that theory is hierarchical model of intelligence. Hierarchy वर्ड का क्या मतलब होता है? सीरीज। सीरीज Category. नहीं, One after the other. in what sense? अलग अलग स्टेप्स। सर लेवल ऑफ लर्निंग समथिंग मोर और लेस। लेवल इज अ कीवर्ड, पर लेवल से क्या समझते हो? लेवल 1 और लेवल 2 में क्या डिफरेंस होता है? इंटेलिजेंट और एक बिल्कुल डम। स्कूल में मान लो, आपकी स्कूल की हायरार्की बताओगे मुझे? The height like of the level like in a building. स्कूल में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी हायरार्की बताओ। So, hierarchy means we can say that in ascending on a low to high, in a low to high manner. यस, स्कूल में हायरार्की कौन बताएगा जितने लोग काम कर रहे हैं? Principal and the staff. Maybe we can say that the classes from nursery to 12th, or this is an ascending order, low to high, or we can say that the principal or the principal, then teacher, then the helpers. Yes. So hierarchy is basically levels. Initial level, higher level, middle level, structure wise. ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है। That is basically hierarchy. ठीक है, ये उसका बॉस, ये उसका बॉस, ये उसका बॉस। ठीक, दिस इज हायरार्की। नाउ जब हम हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में जब आर्थर जॉनसन ने बात किया तो इसने बोला कि दो लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस आप समझ सकते हो। पहला लेवल है जिसमें जनरली लोग जो इंफॉर्मेशन उनके पास है सेम टू सेम इंफॉर्मेशन को वापस निकाल देते हैं, सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके आसपास मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट, जो इनपुट लिया है उसी इंफॉर्मेशन को वापस निकाल दिया, दैट इज लेवल 1 ऑफ इंटेलिजेंस। इसके ऊपर सेकंड लेवल आता है। इनिशियल लेवल तो यही होता है, लेवल 1 यही होगा, इसके बाद ही सेकंड लेवल आ पाएगा। अगर लेवल 1 नहीं होगा तो सेकंड लेवल आ ही नहीं पाएगा। दिस इज व्हाट सेड बाय आर्थर जेनसन। तो लेवल 1 में क्या हुआ कि आपने जो इंफॉर्मेशन ली आप सेम टू सेम इंफॉर्मेशन को वापस निकाल पा रहे हो। इसके बाद आता है लेवल 2 जिसमें कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, हायर ऑर्डर स्किल्स एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। इनपुट बहुत सारा लिया, उसको अपने दिमाग में मगब किया, समझा और उसको इफेक्टिव आउटपुट के तौर पर निकाला। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में भरा है, बट इंफॉर्मेशन निकाल उतना ही रहा है जितना उस वक्त पे उस जगह पर जरूरत है। दिस इज लेवल 2। So he said कि it consists of abilities operating at 2 levels, level 1 and level 2। पहले level 1 होगा, फिर level 2। तो पहले आप सारी इंफॉर्मेशन रखोगे, उसके बाद ही आप उसको कॉम्प्रिहेंड या कॉग्निटिवली उसको कॉम्प्रिहेंड करके आगे निकाल पाओगे, इवॉल्व करोगे। यस लक्ष्य। सर जरूरी थोड़ी ना सर किसी में लेवल 2 भी हो सर, मतलब लेवल 1 तक ही हो। बिल्कुल होता है, बट लेवल 1 प्राइमरी है, पहले लेवल 1 होगा ही होगा। लेवल 2 होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट लेवल 1 तो होगा ही सब में। इसलिए एग्जांपल में दिया हुआ है रोट लर्निंग और मेमोरी इज लेवल 1। या आपने रोट लर्न किया और वैसी का वैसी करके आ गए एग्जाम में,
दैट इज लेवल 1 ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये तो रटना हो गया, हाँ वही मतलब तो फर्स्ट। रोट लर्निंग का मतलब ही रटना होता है ना, लिखा है ना एग्जाम्पल में रोट लर्निंग, यस उसका मतलब ही रटना होता है। इससे की वर्ड टू वर्ड जो लोग पढ़ते हैं रट के जाते हैं, एग्जाम में वैसी का वैसी लिख के आ जाते हैं, दैट इज रोट लर्निंग। और उस रोट लर्निंग पहले आप पढ़ोगे, समझोगे, समझने के बाद एग्जाम हॉल में जब अपने मन से अपने अपने वर्ड्स पर लिख कर आओगे, दैट इज लेवल 2। आपने इंफॉर्मेशन बहुत सारी ली, अब आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो फॉर एन इफेक्टिव आउटपुट। तो दो Okay. Means लेवल that the first one is output is equal to input. Means Yes. that the thing we are learning, we are doing this exactly without yes, doing any kind of modifying all and all. But second, output is more than input. You learn not something not more than input, I'll say output is more precise and effective. effective. Means like we learn something, we train from something, and we are doing this by enhancing from that our knowledge. Yes, We are doing this. We are like modifying this as yes, our experiences, as from right, our experiences. right. तो मतलब कि आपने 4 अलग अलग बुक्स पढ़ी, सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा 4 बुक्स से, और आप जब एग्जाम में लिख कर आ रहे हो तो आप अपने वर्ड्स में लिख कर आ रहे अपने बात से हो, ठीक है। So this hierarchical model of intelligence was given by Arthur Jensen. Topic है, structure of intellect model. Now the last topic is structure of intellectual model. किसी ने पढ़ा हुआ है? By J.P. Guilford. Yes, sir. So J.P. Guilford जो थे, अब ये सबसे टिपिकल या सबसे टफ टू अंडरस्टैंड वाला थ्योरी है बाय J.P. Guilford। ठीक, तो जितना इसके पहले वाला जो था 7 मॉडल बाय स्पीयरमैन, उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है J.P. Guilford का मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो इन्होंने क्या बोला कि इंटेलेक्चुअल्स जो है या इंटेलिजेंस जो है वो 3 अलग अलग डायमेंशंस पे होते हैं। डायमेंशन समझता है सबको? यस Yes. चलो, ये पीपीटी पे नहीं है तो अब हम किसी और तरीके से ठीक है, कि कैसे समझेंगे बताते हैं। ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. ये जो व्हाइट स्क्रीन, इसको देखो, 3 डायमेंशन कैसे होते हैं। बेसिक क्लास 10th तक के मैथ्स में पढ़ा होगा। मेरी ड्राइंग जो है ना वो बहुत अच्छी है, कोई हंसेगा नहीं। ठीक, दिस इज अ 3D मॉडल जिसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है। J.P. गिलफर्ड ने क्या बोला? J.P. गिलफर्ड चाचा ने J.P. गिलफर्ड चाचा ने ये बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो 3 डायमेंशंस पे काम करती है। पहला डायमेंशन है ऑपरेशंस, दूसरा डायमेंशन है कंटेंट, तीसरा डायमेंशन है प्रोडक्ट। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। कौन बताएगा? What is product, what is content and what is operations? Yes. So content, operation, and product. These things, if first we understand the content, content we are getting or we are working, we are getting any kind of topic or any kind of information. This is the first step of doing anything. And second is operation. It is a process of doing this information. Working on information, working on anything. This is the second means operation. Or product, the result of that particular information or result of that process. ये मतलब हर किसी में होता है कि हम सबसे पहले वो चीज़ लेते हैं, फिर उस चीज़ पे काम करते हैं, फिर उस चीज़ का रिजल्ट आता है। और इसी चीज़ में कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट के अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं।
So basically Content. The content is all over the idea what you are going to read. हाँ, Or operation what while knowing the content we are going to operate on that topic. If we are going to operation on knowing describing or perceiving such, then there's the outcome as a product. ठीक है, और कोई बताना चाहेगा इस कुछ? Anyone? कोई नहीं? Okay. थोड़ा सा इधर उधर बन गया डायग्राम, समझ जाओ। सो बेसिकली ये समझा हमने कि इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट्स, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट। कंटेंट मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, उस इंफॉर्मेशन के साथ आपने क्या काम किया है, दैट इज ऑपरेशन, और उसका क्या रिजल्ट आया है, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक, इंफॉर्मेशन, उस पर क्या काम किया और उससे क्या रिजल्ट आया, दैट इज प्रोडक्ट। यहां तक आया समझ में? सो नाउ व्हाट जेपी गिलफोर्ड सेड कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग डायमेंशंस पे काम होगा। किसी के पास कंटेंट कम होगा, ऑपरेशंस ज्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या मॉडल दिया? 656 का मॉडल दिया। 6 ऑपरेशंस, 5 कंटेंट्स, ये मैं बता रहा हूँ क्या है, ठीक है, एंड 6 इज द प्रोडक्ट। इसका मतलब कैसे हुआ? 5 कंटेंट, तो इसको ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं। ये बहुत टफ नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लो, इसमें अपन ने यहाँ पर 5 अलग अलग बॉक्स, 5 लाइन खींच दिए कंटेंट के। ये कंटेंट का डायमेंशन, कंटेंट के डायमेंशन में हमने 5 बॉक्सेस बनाए, ये मान लो आप, ठीक है। अब ऑपरेशन, अच्छा सॉरी, ये ऑपरेशन का था ना, नहीं ये कंटेंट के, ये ऑपरेशन का लाइन है। अब ऑपरेशन के डायमेंशन में अपन ने 6 अलग अलग बॉक्सेस बनाए। 180 हो जाएंगे सर टोटल। गुड, किसी की टीचर ने नहीं बताया होगा क्लास में, आई एम श्योर 110%। सर आपकी वीडियो से सीखा था मैंने वीडियो में ऐसे ही बताया क्या? हाँ सर, वीडियो में आपने ऐसे ही बताया था सर। सर आपने वो एनिमेशन यूज करी कलरफुल है थी। थोड़ा सा, तो ज्यादा कलरफुल समझ में आया था। चलो तो पर सर क्लास में बताया था। रेफर कर लेते हैं। किसकी क्लास में बताया था? यूट्यूब वाले। अच्छा, यूट्यूब वाली क्लास में था। नहीं सर, हमारी क्लास में बताया था मैम ने। कैसे, ऐसे समझाया था बॉक्स बना के? यस, यस सर। मैम से पूछना हमारी मेरा। मैम ने भी ऐसे ही कराया था। यस, सारे टीचर्स मुझसे मेरे यूट्यूब वीडियो से पढ़ते हैं। आपकी वीडियो देखी होगी। मुझे भी यही लग रहा है। चलो ठीक, बता देते हैं, काम ही आएगा। ठीक, गंदा बनाए, समझने वाले समझ जाए। ठीक है, तो ये समझ लो एक क्यूब है, जो अपन रूबिक्स क्यूब बनाते हैं वैसा एक क्यूब है। 655 का रूल पे, 656 के रूल पे 6 ऑपरेशन, 5 कंटेंट एंड 6 प्रोडक्ट। सो इसका ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस इस पूरे क्यूब के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर है, मान लो ये इंटेलिजेंस है, मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज हाई कंटेंट, हाई ऑपरेशंस एंड हाई रिजल्ट। यहाँ पर है अगर, तो कंटेंट भी नहीं है, उस पर कुछ काम भी नहीं हो रहा है, और रिजल्ट भी 0 आ रहा है। ये 3 डायमेंशन में समझ लो, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर है तो क्या समझेंगे अपन कि बंदे के पास कंटेंट 0 1 पे है, थोड़ा बहुत कंटेंट है, और उस थोड़े से कंटेंट पे भी उसने काम बहुत किया है, ठीक है। थोड़े से कंटेंट पे उसने काम बहुत किया है, और उस कारण से अब इसका प्रोडक्ट कहाँ पर आएगा? अगर ये प्रोडक्ट 0 पे है, कंटेंट थोड़ा सा है, काम बहुत किया है, फिर भी इसका जो रिजल्ट आया वो कम आया। आया कॉन्सेप्ट समझ में? कुछ नहीं आया। कंफ्यूजन हो रहा है?
या समझा 3D समझा पाना, 3D समझा पाना थोड़ा सा इसमें मुश्किल है 2D डायग्राम से, बट ये समझ लो आप इसमें कि इट्स अ कॉम्बिनेशन, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से आप कितना काम करते हो और उसका रिजल्ट क्या आता है। दिस इज इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये इस पूरे 180 क्यूब में से कुछ भी एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। यूट्यूब वाला एक बार देख लेना, उसमें शायद थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझा पाया हूँ, ये पूरा एनिमेशन वगैरह जा रहा था उसमें। ठीक है, तो ये 180 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इस के जेपी गिलफर्ड के हिसाब से 180 टाइप्स में आ सकता है इंटेलिजेंस। कम कंटेंट ज्यादा काम ज्यादा प्रोडक्ट, कम कंटेंट ज्यादा काम कम प्रोडक्ट, कम ज्यादा कंटेंट कम काम ज्यादा प्रोजेक्ट। ये मतलब ये सारा उसका सोल्यूशन हो सकता है। किसी ने इंफॉर्मेशन कम मिली है और उसने काम बहुत किया उस छोटी सी इंफॉर्मेशन पे, इस कारण से जो उसका रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा आ गया, या उसने काम बहुत ज्यादा किया बट फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आया। तो इंटेलिजेंस में डिफरेंस हो रहा है ना, कि थोड़े से इंफॉर्मेशन में ज्यादा काम करके ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाया तो ये अलग इंटेलिजेंस होगा, थोड़े से इंफॉर्मेशन में बहुत काम किया फिर भी रिजल्ट कम आया, ये अलग इंटेलिजेंस होगा। कुछ आ रहा है समझ में? यस मारिया? सन्नाटा मत रखो यार, समझ में आ रहा है तो बताओ। हाँ नहीं आ सर, रहा आगे से समझ में। पक्का सबको? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली ये समझो कि 180 डब्बे में कहीं पर भी आपकी इंटेलिजेंस हो सकती है। दिस इज व्हाट गिवन बाय जेपी गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ठीक है, सो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आज की क्लास में हमारे पास यहीं तक कंटेंट। नाउ इस पर्टिकुलर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने को अगर आप चाहो तो आप अपने नोट्स में इस तरीके से बना सकते हो। व्हाट इज इंटेलिजेंस? Define intelligence in 3 terms. Alfred, Westlers, and Garner Sternberg discuss psychometric and information processing approach of intelligence and discuss different theories of intelligence one by one. तो यही 4 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनेंगे, या ये क्वेश्चंस आप अपने रिवीजन के तौर पर यूज कर सकते हो, ये क्वेश्चंस आप लिख कर रख सकते हो और वहां से यूज कर सकते हो, मतलब कहीं से भी आप किसी भी तरीके से इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहो तो इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाकर आपके नोट्स बन जाएंगे अच्छे। यस अर्शिता? So apart from this study, I just wanted to ask that, sir, can we do doctorate also in psychology? Yes, you can do PhD in psychology. PhD. PhD Okay. is So doctor. after that, we are going to become a doctor in psychology. Okay. डॉक्टरेट अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है, साइकेट्रिस्ट अलग होता है, साइकोलॉजिस्ट अलग होता है। Yes, sir. साइकेट्रिस्ट वो होता है जो MBBS या MD इन साइकेट्री होता है, Yes, sir. जो दवाइयाँ लिख सकता है। लिख सकता है. We can't. Psychologist cannot write medicine. Yes, sir. Psychologist can actually work on diagnosis part of it. ठीक है, तो जैसे बेसिक डॉक्टरी में ऐसा होता है ना कि एक पैथोलॉजी लैब होता है। Yes, sir. पैथोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि आपके सारे फीडबैक लेकर डायग्नोस करना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, Yes, sir. उसके बाद डॉक्टर के पास भेजना ताकि डॉक्टर उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयाँ लिख सकें। No, yes. यहाँ पर एज अ साइकोलॉजिस्ट एक काम और ऐड हो जाता है कि आप थेरेपीज कर सकते हैं। Yes, sir. देयर आर एन टाइप ऑफ थेरेपीज, टोटल 400 प्लस टाइप्स ऑफ थेरेपीज हैं, उसमें से आप कोई एक थेरेपी पे मास्टरी कर सकते हो और आप थेरेपीज यूज कर सकते हो टू ट्रीट योर क्लाइंट्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। किसी को कोई क्वेश्चन, डाउट, कुछ कंसर्न, कुछ पूछना है? No, sir. यस ओशिन? सब मैंने इस चैप्टर के ऑलरेडी नोट्स बना लिए, तो एक बार मैं आपको थोड़े से 1-2 पेजेस के PDF बना के सेंड कर दूं, सो दैट आप देख लो। ओके? देखो, नोट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताओ। खुद को समझ आ जाए। That's it. ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, To recall when we need that. राइट। तो अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा है लर्निंग, निराली? Yes, sir. निराली, शशिकांत नहीं है इस कारण से उदास हो गया था। Oh, sir.
बोलती क्यों नहीं हो बेटा? पिछली पिछली क्लासेस में तो बहुत बोलते थे। चलो I said no. ठीक। सो नोट्स का बेसिकली मतलब ये होता है, अगर आपने क्लास 11th लर्निंग पढ़ा होगा तो कुछ साइकोलॉजिकल क्यूज होते हैं। साइकोलॉजिकल क्यूज वो होते हैं जो आपको अगर कुछ टॉपिक याद करना है, एग्जाम हॉल में याद रखना है, तो आपको पूरा का पूरा आप याद नहीं करते, आप कुछ क्यूज याद करते हो और उसके बाद अपना डिटेल उसमें लिखते हो। वो साइकोलॉजिकल क्यूज तब बनेंगे जब आप अपने हाथ से अपने नोट्स खुद बनाओ, अपने तरीके से नोट्स बनाओ। ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती है, बट नोट्स आपको आपके तरीके के होने चाहिए। हरी बात समझ में? तो वो वहां पर काम आता है। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है वेरी गुड, नहीं बनाया हुआ है तो अपने हाथ से बनाओ। हालांकि मैं ये चीज आपको फ्लोट करूंगा, बट ये जनरली यूज करना आप अपने रिकॉल के लिए, इसको इसलिए यूज मत करना कि आपको चलो नोट्स मिल गया, वो काम नहीं आएगा।